हिंदी ऑनर्स बीए, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल, ये पेपर 1 है इसका। चैप्टर 2 है हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य और उसके इतिहास का आरंभ माना जाता है, किंतु चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांस्कृत्यानंद जैसे विद्वान इसका समय और भी पीछे ले जाकर इसका आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी मानते हैं। वैसे नॉर्मली ये 10वीं शताब्दी को हिंदी इतिहास का आरंभ मानते हैं, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांस्कृत्यानंद मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 7वीं 8वीं शताब्दी से ही हो गया था। वे अपभ्रंश साहित्य की गणना भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत करने के साथ अपभ्रंश के कवि स्वयंभू तथा पुष्यदंत को हिंदी का आरंभिक कवि मानते हैं। मतलब स्वयंभू और पुष्यदंत जो थे वो अपभ्रंश भाषा के कवि थे, वो उसको भी हिंदी का कवि मानते हैं। अपभ्रंश साहित्य के हिंदी इतिहास की शुरुआत मानी जाए या ना, इस पर हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन निर्भर करता है। और जो ये अध्याय है, प्रस्तुत अध्याय में इस संदर्भ में अपभ्रंश के उद्भव और विकास के साथ देश भाषा, पुरानी हिंदी, अवहट भाषा, जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य की रचनाओं और कवियों पर चर्चा करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब चैप्टर की समरी। सबसे पहले अपभ्रंश का उद्भव और विकास। स्टार्ट कहाँ से हुआ, कब से स्टार्ट हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत या अशुद्ध, मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। इसका प्रयोग भाषा के सामान्य मानदंड से गिरे हुए अर्थ में होता है। आरंभ में संस्कृत के विकृत शब्द रूप के लिए भर्तृहरि, पतंजलि आदि व्याकरणों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया, किंतु कालांतर में 6ठी शताब्दी के आसपास, जैसे जैसे समय बीता तो 6th सेंचुरी के आसपास भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत भाषा चलती थी, उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई थी। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश में साहित्य का सृजन हुआ। अपभ्रंश में साहित्य का सृजन कौन सी सेंचुरी से? 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच हुआ था। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश में साहित्य का सृजन हुआ था, ज़्यादा साहित्य लिखे गए थे। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक युग की साहित्यिक भाषा के समांतर अनेक जन भाषाएं बोली के रूप में जीवित रहती हैं। वेदों की भाषा छंदस से तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप लिया। इसी क्रम में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जन्म हुआ। सबसे पहले पाली भाषा थी, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई। ठीक है, इसे निम्नलिखित आरेख द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। मतलब एक चार्ट बना के दिखाया गया। सबसे पहले छंदस भाषा थी, छंदस भाषा, उसके बाद संस्कृत। ये दोनों को मिलाकर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोला जाता है, छंदस को और संस्कृत को। इसके बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत और अपभ्रंश जो थी वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, दोनों के बीच में पाली भाषा आई थी। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि। इनका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक प्रचलित है। ये भाषाएं जो थी 1000 ईस्वी में आई थी और अब तक चल ही आ रही है। सिंधी भी चलती है, गुजराती, पंजाबी, अवधी, ब्रज, ये सभी चलती आ रही है सारी भाषा। अब इसमें टॉपिक है अपभ्रंश और देश भाषा कैसे रिलेट होती है। अपभ्रंश को संस्कृत के आचार्यों और अपभ्रंश कवियों ने देश भाषा का नाम दिया। मतलब संस्कृत के आचार्य और अपभ्रंश कवि क्या मानते हैं? जो अपभ्रंश है वो देश की भाषा है। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू और पुष्यदंत ने भी अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा अथवा देशी भाषा कहा। किसी युग की साहित्यिक भाषा जनता से दूर हटने पर केवल पंडितों की भाषा रह जाती। जब मतलब जनता उसको इस्तेमाल नहीं करती, किसी भी भाषा को अगर जनता यूज़ नहीं करती तो वो केवल पंडितों के लिए, मतलब जो लोग जानते हैं, जिन लोगों की जानकारी होती है, उन्हीं लोगों के लिए रह जाती और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। वही भाषा आगे चलती है जो जनता की भाषा बनती है तथा उसका स्थान कोई लोक भाषा ले लेती है। वैदिक काल में छंदस साहित्यिक भाषा थी, छंदों में बात की जाती थी वैदिक काल जब था। और संस्कृत जो थी वो लोक भाषा थी, लोगों की भाषा थी। बाद में छंदस लोक भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत के रूप में नई साहित्यिक भाषा बनी। मतलब छंदस जो थी वो संस्कृत में ही परिवर्तित हो गई धीरे धीरे। संस्कृत के साहित्यिक भाषा के समय प्राकृत लोक भाषा के रूप में इसके समांतर चल रही थी। जब संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा जो साहित्य, जब हमारा साहित्य जो था संस्कृत में लिखा जा रहा था, साहित्य संस्कृत में चल रहा था, उस समय प्राकृत भाषा हमारी लोक भाषा के रूप में साथ साथ चल रही थी। लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी लोक भाषा के लिए। संस्कृत के पंडितों की भाषा रह जाने से जनता से उसका संपर्क टूट गया। तब प्राकृत में धीरे धीरे साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्राकृत में साहित्य लिखा रचा जाने लगा, साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया संस्कृत।
पंडितों की भाषा बनकर रह गई तो उसका लोगों से संपर्क टूटा, तो प्राकृत भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में लिया गया। इसी प्रकार प्राकृत के रूढ़ और बद्ध होने पर अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आया। अब प्राकृत भाषा में क्या हुआ, बिगड़ा हुआ स्वरूप, भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप, बिगड़े हुए मतलब अलग तरीके से शब्दों को प्रोनाउंस करने की प्रथा थी, तो जिसकी वजह से एक नई साहित्यिक भाषा सामने आती है जिसका नाम है अपभ्रंश साहित्यिक भाषा। इसी प्रकार अपभ्रंश का युग भी समाप्त हुआ। जैसे इनका समाप्त हुआ वैसे ही अपभ्रंश भी आगे जाके समाप्त हुई और आधुनिक भारतीय भाषाएं साहित्य की भाषा बन गई। पिशेल, गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी आदि विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा मानते हैं, किंतु याकोबी, कीथ, ज्यूल ब्लॉक आदि विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा नहीं मानते हैं। अपभ्रंश में देश भाषा के अनिवार्य तत्व को अवश्य स्वीकारते हैं कि अपभ्रंश में देश भाषा के अनिवार्य तत्व जरूर है, लेकिन वो देश भाषा नहीं है। कौन कौन ऐसा मानते हैं? याकूबी, कीथ और ज्यूल ऐसा मानते हैं। अब है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, इनका क्या मेल है? अपभ्रंश पर प्राकृत का प्रभाव काफी स्पष्ट था। प्राकृत से ही अपभ्रंश भाषा आई थी। उसी प्रकार जैसे संस्कृत पर छंदस का प्रभाव था, इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। अपभ्रंश जो है प्राकृत भाषा हिंदी ही है और उसको पुरानी हिंदी नहीं माना उन्होंने, उसको माना है प्राकृत हिंदी भाषा हिंदी। पुरानी हिंदी के रूप में वे सिद्धों की देश भाषा के पूट वाले भाषा को स्वीकार करते हैं। पुरानी हिंदी के लिए कौन सी है? जो सिद्धों की देश भाषा थी, जिनके अंदर सिद्ध रचना किया करते थे। इन्होंने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। देश भाषा में जब अपभ्रंश मिक्स होता है तब वो पुरानी हिंदी कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। चंद्रधर शर्मा भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्राधान्यता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में बदल गई, परिणत हो गई, मतलब चेंज हो गई। इसमें देशी की प्रधानता है, मतलब देसी भाषा ज़्यादा है। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी देशी भाषा मिश्रित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इस काल में 10वीं शताब्दी से 11वीं के बीच में लोक भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के ही वर्ड होते हैं, तत्सम। इस काल गद्य साहित्य इस बात के प्रमाण है इस काल के जो गद्य साहित्य है उस बात के प्रमाण है कि साहित्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। पुरानी हिंदी अपभ्रंश का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है जिसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग की बहुलता रही है, मतलब तत्सम शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक इसे अपभ्रंश कहा गया था। 9th और 10th सेंचुरी तक हम इसको अपभ्रंश कहते थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी के प्राकृत शब्दों से मुक्त होने की प्रवृत्ति बढ़ गई और तत्सम शब्दों को ग्रहण करने पर भाषा का स्वरूप पुरानी हिंदी कहलाया। प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथों में अपभ्रंश के कई नाम मिलते हैं। जैसे अवहट को अपभ्रंश का प्राय माना जाता है। प्राय क्या होता है? उसका उसी का दूसरा नाम, जैसे प्रायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। वैसे ही अवहट जो है अपभ्रंश का ही प्रायवाची है, परंतु ऐसी बात है नहीं। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अवहट कहा है। विद्यापति की 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कहते हैं वो अवहट भाषा है। उसमें लाइन लिखी हुई है, देशिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपियो। ये अवहट की भाषा है। ये भाषा जो है अवहट है, अर्थात देशी भाषा, यानी कि बोलचाल की भाषा। अर्थात देशी भाषा सबको मीठी लगती है। मतलब कोई किसी स्टेट का, जैसे मान लो एक राजस्थान का आदमी है, उसको राजस्थानी में बात करता है, अगर दूसरा बंदा भी उससे राजस्थानी में तो उसको अच्छा लगेगा। पंजाब का बंदा है तो उसको साथ में कोई पंजाबी में बात करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो अपनी देशी भाषा तो सबको मीठी लगती है, ठीक है। अतः मैं वैसे ही अवहट में अपनी कविता कहता हूँ, ठीक है। तो विद्यापति ने कहा मैं भी अवहट में ही अपनी कविता कहता हूँ, जिसे परवर्ती अपभ्रंश यानी कि बाद में आने वाला अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा जाता है। परवर्ती हर अपभ्रंश के लेखकों जैसे उद्यमान, ज्योतिश्वर आदि ने अवहट का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि इन कवियों ने इस शब्द का प्रयोग जानबूझकर पूर्ववर्ती अपभ्रंश की तुलना में थोड़ी परिवर्तित भाषा के लिए किया गया है। मतलब पहले जो अपभ्रंश भाषा थी उसे थोड़ा सा चेंज हुआ था, जिसको अवहट भाषा का नाम दिया गया था। अतः अवहट और पुरानी हिंदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही देशी भाषा मिश्रित अपभ्रंश है अथवा परवर्ती अपभ्रंश के प्राय हैं। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि इसकी क्या होगी? 8वीं 9वीं शताब्दी में जब अपभ्रंश साहित्य भाषा के रूप में सामने आ रही थी, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने अपभ्रंश के कवियों को संरक्षण दिया और पालों के शासन काल में सरह, कण्ह आदि 84 सिद्ध कवि हुए। पुष्यदंत और स्वयंभू जैसे अपभ्रंश कवि राष्ट्रकूटों की छत्र छाया में काव्य रचना कर रहे थे। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के बाद गुजरात में सोलंकी चालुक्यों का प्रभाव पड़ने लगा। सोलंकी चालुक्यों ने भी अपभ्रंश काव्य को प्रोत्साहित किया। इसी कारण
अपभ्रंश साहित्य का निर्माण विस्तृत भूभाग में शुरू हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे एरिया के अंदर उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। एक और बंगाल में सरय और कण्य इसी भाषा में दोहों का निर्माण कर रहे थे और मिथिला में ज्योतिश्वर और विद्यापति अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे, और मुल्तान में अध्यमान ने भी इसी भाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया था। पुष्यदंत और स्वयंभू ने भी इसी भाषा को काव्य रचना के लिए चुना, किंतु सभी कवियों की भाषा में डिफरेंस था, भेद था। इसका कारण था स्थानीय बोली का प्रभाव। हर जगह स्थानीय बोली अलग अलग होती है। कवियों के प्रदेश की स्थानीय बोली का प्रभाव उनकी रचना पर था। स्थान भेद के आधार पर अपभ्रंश को पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत नाथ सिद्धों की रचनाओं को रखा जा सकता है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? नाथ सिद्धों की रचनाएं इसके अंतर्गत आती है। काल भेद के आधार पर भी अपभ्रंश को, ये था स्थान भेद पर, स्थान भेद के आधार पर पश्चिमी अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश हुआ, और काल भेद के आधार पर, समय के भेद के आधार पर अपभ्रंश को पूर्ववर्ती अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश में बांटा गया, मतलब अपभ्रंश से पहले और अपभ्रंश के बाद। परवर्ती अपभ्रंश का काल 10वीं शताब्दी के बाद माना जाता है, जिसमें कुछ चेंजेस हुए। परवर्ती अपभ्रंश को अवहट या देश भाषा में स्थित अपभ्रंश भी कहते हैं। परवर्ती और अपभ्रंश से ही आधुनिक बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट हुआ। परवर्ती अपभ्रंश की रचनाओं में संदेश राशक, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका प्रमुख है। तो ये सब क्या है? परवर्ती अपभ्रंश अथवा अवहट बोले या देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश बोले, उनकी रचनाएं हैं ये। फिर है अपभ्रंश साहित्य का अवलोकन। मतलब हम देखते हैं अपभ्रंश के साहित्य किस प्रकार के थे। जिन प्रमुख कवियों ने अपभ्रंश को साहित्यिक गरिमा प्रदान की, उनमें कौन कौन थे? स्वयंभू और पुष्यदंत प्रमुख है। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू की रामायण और पुष्यदंत का महापुराण भारतीय साहित्य के अनुपम ग्रंथ है। अन्य कवियों में जोइंदू, राम सिंह, हेमचंद्र, सोमप्रभ, जिनप्रभ, जिनदत्त, राजशेखर, शालिभद्र, अब्दुर रहमान, सरय और कर्ण आदि उल्लेखनीय है। इन कवियों ने रचित काव्य, गीति काव्य, विरह काव्य, रहस्य प्रधान कविता तथा कथा कविता काव्य लिखे हैं। अपभ्रंश साहित्य का बहुत बड़ा भाग जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के रूप में मिलता है। जैन कवियों ने पौराणिक कथा प्रबंध, रहस्य और नीतिपरक रचनाएं की हैं। बौद्धों की अपभ्रंश रचनाएं भी धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। अपभ्रंश साहित्य की लौकिक धारा में श्रृंगार प्रधान प्रबंधन एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। मतलब श्रृंगार प्रधान कविता रचनाएं भी हैं, और मुक्तक क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनका अपना अलग से मतलब मीनिंग निकलता है, वो मुक्तक होते हैं। तो वो सारी रचनाएं इस साहित्य अपभ्रंश साहित्य के अंदर मिलती हैं। फिर है स्वयंभू का काव्य। स्वयंभू ने राम और कृष्ण से संबंधित चरित काव्य परंपरा का विस्तार और विकास किया है। उन्होंने राम को लेकर पौमचर्यु, जिसको हम पदमचरित भी कहते हैं, तथा कृष्ण को लेकर रिठणे मीचर्यु, मतलब राम को लेकर पौमचर्यु, जिसको पदमचरित भी कहते हैं, और कृष्ण को लेकर रिठणे मीचर्यु, जिसको हम अरिष्टनेमी चरित भी कहते हैं, उनकी रचना की है। स्वयंभू अनुमानतः 8वीं शताब्दी में आए थे। तो स्वयंभू अपभ्रंश के पहले प्रमुख कवि हैं, पर स्वयंभू की प्रसिद्धि का आधार उनका राम काव्य अर्थात पौमचर्यु है। पौमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों 83 संधियों वाला, सर्गों वाला एक विशाल महाकाव्य है। राम काव्य लिखने से पूर्व स्वयंभू अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं। रिठणेमीचर्यु या हरिवंश पुराण में स्वयंभू ने जैन परंपरा के 22वें अवतार तीर्थकर अरिष्टनेमी तथा कृष्ण और कौरव पांडवों की कथा का वर्णन किया है, तथा कहने की शैली तथा कवित्व शक्ति पौमचर्यु में मिलती है। इन कृतियों में स्वयंभू संगीत, कला तथा काव्य शास्त्र के गहरे अध्ययन और चिंतन का संकेत देते हैं। तो ये थे हमारे स्वयंभू। स्वयंभू के बाद है पुष्यदंत का काव्य। पुष्यदंत अपभ्रंश के दूसरे बड़े कवि हैं। पुष्यदंत की प्रसिद्धि का अधिकार उनकी प्रमुख रचना महापुराण है। इसमें उन्होंने राम कथा, कृष्ण कथा और जैन तीर्थकरों की जीवन कथाओं को शामिल किया है। कट्टर जैन धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने स्वभावतः राम और कृष्ण कथा की अपेक्षा ऋषभ देव को अधिक स्थान और महत्व दिया है। वो जैन धर्म से थे, इसीलिए उन्होंने कृष्ण और राम कथा से ज़्यादा ऋषभ देव को ज़्यादा महत्व दिया। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में इस तरह स्वयंभू और पुष्यदंत दोनों ही कवि अपभ्रंश साहित्य के सिरमौर हैं। मतलब अपभ्रंश साहित्य को आगे ले जाने वाले मेन कवि यही हैं दोनों, स्वयंभू और पुष्यदंत। यदि स्वयंभू में भावों का सहज सौंदर्य है तो पुष्यदंत में बंकिम भंगिमा है।
स्वयंभू की भाषा में प्रच्छन्न प्रवाह है तो पुष्यदंत की भाषा में अर्थ गौरव की अलंकृत झांकी है। एक सादगी का उद्गार है तो दूसरा अलंकरण का उदाहरण है। फिर आता है जैन कवियों के चरित काव्य और कथा काव्य। पौराणिक पात्रों और लोकप्रिय व्यक्तियों को केंद्र में रखकर जैन कवियों ने हरिभद्र शूरी, जैन कवियों में कौन थे? हरिभद्र शूरी, जिनका जन्म हुआ था 1159 में। तो हरिभद्र शूरी ने नेमिनाथ चरित और विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपई लिखी है। पुष्यदंत ने नाग कुमार चरित, णाय कुमार चरियु और जसहर चरित रचे। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश में ऐसे चरित काव्य भी लिखे गए जिसका मुख्य पात्र या तो कवि की कल्पना की उपज होता था, मतलब उसकी फैंटेसी होती थी, या फिर चरित लोक कथाओं से लिया गया होता था। इस प्रकार के काव्य को कथा काव्य कहने का प्रचलन था। इस दृष्टि से धनपाल 10वीं शताब्दी में जो आए थे, धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अथवा भविष्यत कथा उल्लेखनीय है। अपभ्रंश चरित्र काव्य की परंपरा को आधुनिक बोलियों के साहित्य ने पीछे धकेल कर ठप कर दिया। जब आधुनिक बोलियां आई तो जो अपभ्रंश चरित्र काव्य थे वो पीछे रह गए, उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन इस परंपरा के काव्य रूप, कथानक रूढ़ियाँ, छंद शैली आदि हिंदी साहित्य में गहरे प्रभाव के साथ प्रकट होते रहे हैं। ये थे जैन कवियों के चरित्र काव्य और कथा काव्य। अब है जैन कवियों का रहस्यवादी काव्य। जैन कवियों ने प्रबंध काव्य के साथ दोहों के माध्यम से मुक्तक काव्य की भी रचना की। इस प्रकार के काव्य में रहस्यवादी साधना पर बल है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जैन और ब्राह्मण धर्म की रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से ये दोहे निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब किसी भगवान को नहीं मानते, मतलब ईश्वर एक ही है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इनका मानना यही होता है। अपभ्रंश में जोइंदु और योगसार और राम सिंह प्रमुख निर्गुण काव्य हैं। पाहुड़ दोहा परमात्म प्रकाश या योगसार से श्रेष्ठ रचना है। पाहुड़ दोहा जो है परमात्म प्रकाश तथा योगसार से एक अच्छी रचना है। इसमें लोक जीवन की घटनाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान की बात आसानी से रख दी गई है। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ है दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा में राम सिंह ने पुराणपंथी रूढ़िवादी प्रवृत्ति का विरोध किया है। इसके बाद आता है बौद्ध सिद्ध काव्य। पूर्वी प्रदेशों में सिद्ध कवि भी साहित्यिक अपभ्रंश में कविता लिख रहे थे। मगध में रहने के कारण उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग देखने को मिलता है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा मानते हैं। सिद्धियों की संख्या 84 थी। 84 सिद्ध थे। इसमें सरहपा और सरोह रुद्र वज्र जो 8वीं शताब्दी में थे और कण्हपा या कृष्णपाद आचार्य जो 10वीं शताब्दी में थे उल्लेखनीय है। जैन कवियों के समान इन सिद्ध कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने भी बाह्य आडंबरों को नहीं माना और अंतर साधना पर बल दिया। भगवान को याद करना है तो अपने मन से करो, बाहर आडंबर करने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। सिद्ध परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को बहुत महत्व दिया। सिद्ध क्या था, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सरहपा का कहना है कि शिष्य और गुरु दोनों को ही ज्ञानी होना चाहिए, खाली एक के ज्ञानी होने से काम नहीं चलता। शिष्य और गुरु दोनों ही ज्ञानी होंगे तभी उनका संबंध महत्वपूर्ण है। सिद्ध कवियों ने शास्त्र ज्ञान को उस सीमा तक ही महत्वपूर्ण माना है जिससे शास्त्र का खंडन किया जा सके। शास्त्र ज्ञान उतना ही होना चाहिए जिससे तुम पुरानी रूढ़ियों को तोड़ सको। सरहपा की तरह कण्हपा ने भी वेद और पुराण के ज्ञान की आलोचना की है। वेद और पुराण का ज्ञान होना चाहिए लेकिन उनको आंख बंद करके फॉलो करना गलत है। जाति पाति का खंडन, झूठे शास्त्र ज्ञान की निंदा, सदगुरु की महिमा का भय बखान इनके काव्य में विशेष प्रवृत्ति रही है। सदगुरु कौन होता है? जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, उसको सदगुरु, उसी को भगवान माना इन्होंने। अब है वीर और श्रृंगार काव्य। हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण के दोहे। हेमचंद्र ने 10वीं शताब्दी में सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन नामक अपने व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया, किंतु उन्होंने अपभ्रंश का उदाहरण देते समय पूरा का पूरा दोहा उद्धृत किया, पूरा का पूरा दोहा बताया है। उन्होंने अपभ्रंश में जिन दोहों को उद्धृत किया है उनके रचयिताओं के बारे में ठीक से कुछ मालूम नहीं हो सकता। विद्वानों का अनुमान है कि ये रचनाएं हेमचंद्र के व्याकरण से पहले की ही है। हेमचंद्र के व्याकरण में अपभ्रंश के संकलित दोहों से अपभ्रंश के श्रृंगार और वीर काव्य का परिचय मिलता है। हेमचंद्र के अपभ्रंश के उदाहरण लोक भावनाओं से भरे पड़े हैं। जिस समय अपभ्रंश काव्य लिखा जा रहा था उसका समय भारतीय रजवाड़े सामंतवाद की विकृतियों से ग्रस्त थे। मतलब जिस समय अपभ्रंश काव्य चल रहा था उस समय क्या था? सामंतवाद अपने
शीर्ष पर था, ठीक है। रजवाड़े जो थे वो लोगों को उनका शोषण कर रहे थे तथा देश बाहरी आक्रमणों को भी झेल रहा था। स्थिति में इतनी गिरावट आ गई थी कि नायिका अपने प्रिय से कहती है कि उस देश में चले जहाँ तलवार का व्यवसाय मिले। मतलब प्रेमिका अपने प्रिय से कह रही है कि ऐसे देश में चलना चाहिए जहाँ पर तलवार का व्यवसाय हो। अगर हम यहाँ रहे तो हमारे अंग शिथिल पड़ जाएंगे, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। अपभ्रंश भाषा में वीर काव्य और श्रृंगार काव्य लिखा जा रहा था। एक तरफ वीर काव्य चल रहा था, दूसरी तरफ श्रृंगार काव्य। इसमें ऐसी नायिकाओं का वर्णन हुआ जो युद्ध में अपने प्रिय के वीर गति प्राप्त करने पर आंसू नहीं बहाती थी, बल्कि इसे अपना सौभाग्य मानती थी। उनका मन उस देश में नहीं रमता जहाँ का वातावरण युद्ध विहीन हो। मतलब जहाँ युद्ध ही ना हो वहाँ उनका मन भी नहीं लगता। दूसरी तरफ ये प्रेमिकाएं अपने प्रिय के वियोग में दुबली भी होती हैं। प्रिय के आने पर खुशी उन्हें भी होती है और उनके सर्वांग समा जाने की बात करती है, पर प्रिय के ना आने पर अपनी तुलना उस पपीहे से करती है जो पी पी की रट लगाता हुआ अंततः प्यासा ही रहता है। प्रिय के आने का दिन बीत जाता है, वह नहीं आता। प्रेमिका की अंगुलियां दिन गिनते गिनते जर्जरित हो जाती, मतलब प्राण विहीन हो जाती हैं। तो ये था वीर और श्रृंगार काव्य। इसके बाद है संदेश राशक। संदेश राशक एक संदेश काव्य है। यह अब्दुल रहमान या अद्यमान, अब्दुल रहमान बोलें या अध्यमान बोलें, उनके द्वारा रचित है। इसमें विजयनगर की विरहिणी नायिका एक पथिक से अपने पति को संदेश भेजती है। विजयनगर की एक नायिका है जिसका प्रेमी या पति बाहर गया हुआ, तो एक पथिक, एक राहगीर के हाथ उसका संदेश भेजती है। इसमें 223 छंद हैं। हालांकि कवि ने इसमें एक कथा कही है, पर इसका प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है, उसका एक ही उद्देश्य है, नायिका का विरह वर्णन। मतलब नायिका जो अपने प्रेमी से बिछड़कर किस प्रकार से दुखी है। पूरा संदेश राशक विरह वर्णन से भरा पड़ा है। इसमें ऋतुओं का वर्णन विस्तार से हुआ है। कवि के सामने वस्तुओं के नाम गिनाने की कवि परिपाटी थी। फलतः कवि ने वनस्पतियों की नामावली दी है। मतलब कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। दीपावली, होली आदि उत्सवों का तन्मयता से उन्होंने वर्णन किया है। कृति के अनेक छंदों का प्रयोग है, पर वह सर्वाधिक राशक छंद का प्रयोग मिलता है। इसे पढ़ते समय कालिदास के मेघदूत का विरह वर्णन भी याद आ जाता है। हिंदी में भी इसी प्रकार का ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बीसलदेव रासो। फिर है अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का संबंध। अपभ्रंश के कवियों ने पौराणिक कथाओं जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य, तीर्थकरों के जीवन पर आधारित काव्य, तो इनको धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, ऐतिहासिक या लोक नायक का चरित्र जिसको चरित्र काव्य कहते हैं, शौर्य और श्रृंगार को काव्य का विषय बनाया। इस परंपरा को हिंदी काव्य परंपरा ने और आगे बढ़ाया। हिंदी का काव्य बीसलदेव रासो और ढोला मारूरा दूहा संदेश राशक की परंपरा में ही आते हैं। दो इनमें भी विरह वर्णन ही किया गया है। फिर है अपभ्रंश और हिंदी का चरित्र काव्य। अपभ्रंश और हिंदी में चरित्र काव्य कौन से हैं? अपभ्रंश में रचित चरित्र काव्यों में पुष्यदंत का नाग कुमार चरित्र जसहर चरियु प्रमुख है। इसमें प्रमुख पात्रों की वीरता और शौर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, लेकिन पात्र जो हैं वो काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक नहीं, वो एक फैंटेसी है सिर्फ। हिंदी में लिखे चरित्र काव्य रासो काव्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो आदि। इनमें राजाओं के धन वैभव, शौर्य, विवाह आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। अपभ्रंश और हिंदी के चरित्र काव्य में एक अंतर यह है कि अपभ्रंश में जहाँ पौराणिक और अनऐतिहासिक पात्रों की कीर्ति गाथा गाई गई है, वहीं हिंदी में ऐतिहासिक पात्रों को केंद्र में रखा गया है। अपभ्रंश में जो थे वो पौराणिक और अनऐतिहासिक पात्र थे, ठीक है, लेकिन हिंदी कवियों ने ऐतिहासिकता का ध्यान रखा है। किंतु हिंदी के कवियों ने भी ऐतिहासिकता का ध्यान नहीं रखा और अपनी कल्पना शक्ति का ज़्यादा प्रयोग किया है। अपभ्रंश और हिंदी का भक्ति काव्य। अपभ्रंश में जैन कवियों ने राम और कृष्ण के काव्य लिखे, तो सिद्धनाथ कवियों ने भी धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अंतस साधना पर जोर दिया है। हिंदी के राम काव्य और कृष्ण काव्य पर अपभ्रंश के राम कृष्ण काव्य का प्रभाव कम ही पड़ा है। जैन काव्य में राम और कृष्ण साधारण पौराणिक पात्र के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि इस काव्य में भक्ति नहीं है। राम और कृष्ण अवतार नहीं है, मतलब वो भगवान नहीं है, मतलब उनके करैक्टर को लिया गया, सिर्फ उनके चरित्र को लिया गया है। कबीर आदि निर्गुण कवियों के काव्य सिद्धनाथ काव्य से प्रभावित है। कबीर आदि साधकों ने नाथ पंथियों और सहजयानियों के बहुत से पद थोड़े फेर बदल के साथ स्वीकार कर लिए हैं, पर कबीर आदि साधकों ने नाथ पंथियों की नकल नहीं की है। इनके काव्य में भक्ति का रस मिला हुआ है, जो सिद्धनाथ कवियों में उपस्थित नहीं था। फिर आता है अपभ्रंश और हिंदी का श्रृंगार काव्य। संदेश राशक की तरह बीसलदेव रासो भी मूलतः विरह काव्य है।
दोनों की मुख्य भावधारा एक ही है, लेकिन बीसल देव रासों पर संदेश रासक की अपेक्षा लोक जीवन का प्रभाव अधिक है। इसके छंद लोकगीत से मिलते जुलते हैं। बीसल देव रासो शिल्प की दृष्टि से संदेश रासक का अनुकरण नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता। ढोला मारूरा दूहा भी एक विरह गीत है। अंतर केवल यह है कि इसमें कथा काव्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ढोला मारूरा दूहा में संदेश भेजने के लिए क्रौंच पक्षी को चुना गया है, जो इसे संदेश रासक और बीसल देव रासों से अलग बनाता है। संदेश रासक में नायिका एक पथिक को रोककर अपनी विरह व्यथा सुनाती है और बीसल देव रासों में राज्य के पंडित को संदेश वाहक बनाया जाता है। लेकिन ढोला मारूरा दूहा में संदेश भेजने के लिए क्रौंच पक्षी का प्रयोग किया गया, इसलिए वो डिफरेंट है। शैली की दृष्टि से ढोला मारूरा दूहा लोकगीत के निकट है। संदेश रासक मुल्तान में लिखा गया। बीसल देव रासों और ढोला मारूरा दूहा की रचना मारवाड़ प्रदेश में हुई है। हेमचंद्र के अनेक श्रृंगारिक दोहे में चमत्कार के दर्शन होते हैं। फिर इसमें अभिव्यंजना शिल्प। हिंदी में अपभ्रंश के जिस गुण का सबसे ज़्यादा निर्वाह किया है वह है काव्य पद्धति या काव्य शिल्प। काव्य शिल्प के अंतर्गत छंदों और कथानक रूढ़ियों का वर्णन करना उपयुक्त होगा, क्योंकि इनका प्रयोग अपभ्रंश के साथ साथ हिंदी में भी हुआ है। अपभ्रंश में सबसे ज़्यादा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त चौपाई का उपयोग भी अपभ्रंश के कवियों ने किया है। काव्य अथवा रोला, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग भी अपभ्रंश काव्य में दिखता है। हिंदी में इनमें से अधिकांश छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस में हुआ। हिंदी के समृद्ध गेय काव्य की जड़ें, गेय मतलब जो गाकर सुनाए जाते हैं, गेय काव्य की जड़ें अपभ्रंश काव्य में निहित है। इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कवि जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो अथवा आल्हा खंड है। आल्हा खंड जो ज़्यादातर यूपी में चलता है, आल्हा बोलते हैं उसको। रास, फाग, चांचर आदि अपभ्रंश भाषा के प्रमुख गेय काव्य है। रास्य काव्य गेय काव्य था, रास काव्य गेय काव्य था, जिसमें रासा या रास छंद का प्रयोग था। आगे चलकर रास काव्य उस काव्य रूप का नाम हो गया जिसमें गेय छंदों की प्रधानता हो। हिंदी का बीसल देव रासो ऐसा ही रासो काव्य है। फाग बसंत में गाए जाने वाला लोकगीत है। होली के टाइम पे फाग गाया जाता है। जैन कवियों के फागों में धार्मिक विचारधारा साफ झलकती थी। जिन पदम सूरी का लिखा एक फाग थूलीभद्र उपलब्ध है। हिंदी में कबीर दास के नाम से कुछ फाग मिलते हैं। फाग गाने की यह परंपरा आज तक गाँव में जीवित है। गाँव में आज तक फाग गाए जाते हैं फागुन के महीने में जब होली आती है। हिंदी में गेय पदों की लंबी परंपरा है। सूरदास का संपूर्ण सूर सागर, तुलसीदास की गीतावली तथा विनय पत्रिका गेय पदों के उदाहरण हैं। अपभ्रंश में भी गेय पदों की कविताएं लिखी जाती थी। सिद्धों के चर्या पद वस्तुतः गेय पद ही हैं। फिर है कथानक रूढ़ियाँ। काव्य में कथानक रूढ़ियाँ लोक विश्वासों पर आधारित। कथानक रूढ़ियों के अंतर्गत काव्य शिल्प और काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों की चर्चा की जाती है। जैसे प्रबंध काव्य के आरंभ में मंगलाचारण, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा आदि क्रम अनिवार्य है। अपभ्रंश में इस पद्धति पर प्रबंध काव्य लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी और हिंदी में महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास ने इस नियम का पालन किया। इसी प्रकार मुक्तक काव्य में कवि का नाम रखने की प्रथा थी। जब मुक्तक काव्य होता है उसमें कवि का नाम जरूर आता है। अपभ्रंश में तो केवल सरह की रचनाओं में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हिंदी में अधिकांश मुक्तक कवियों जैसे बिहारी को छोड़कर उन्होंने इसी परिपाटी का निर्वाह किया है। इसी प्रकार नक्षिक वर्णन मतलब युवती के सौंदर्य का वर्णन, संध्या उषा वर्णन, शाम का या सुबह का वर्णन, फूलों का वर्णन आदि भी बिल्कुल नियमानुसार होता है। नक्षिक वर्णन संबंधी इन रूढ़ियों की प्रस्तुति स्वयंभू और पुष्यदंत के काव्य में भी मिलती है। पृथ्वीराज रासों में इस परिपाटी का पूरी तरह फलन हुआ। अपभ्रंश काव्य में विशेष रूप से इस कथानक में का रूढ़ियों में प्रयोग किया गया है। अब काव्यों की बाह्य प्रबंध रूढ़ियों की चर्चा इस प्रकार है। पॉइंट देर के पहला पॉइंट है अपभ्रंश में सभी प्रबंध संधियों में विभक्त है। अपभ्रंश के सभी प्रबंध काव्य संधियों में विभक्त हैं। स्वयंभू के दोनों महाकाव्य कांडों में विभक्त हैं, पर संधियों को भी स्थान मिला है। 15 से 38 कड़वकों की एक संधि होती है। कुछ छंदों के बाद धत्ता जोड़कर कड़वक बनाए जाते हैं। कड़वक पदों के समान होता है। फिर अपभ्रंश के प्राय सभी प्रबंध काव्य कड़वक योजना के रूप में मिलते हैं। णेमीणा चरियु, सुनसण चरियु और संदेश रासक इसके अपवाद है, मतलब उनमें ये नहीं मिलता। अपवाद है मतलब उसमें ये नहीं मिलता, ये एक्सेप्शन है इसकी। पुष्यदंत के काव्यों में नाना छंदों का प्रयोग हुआ है, पर वे कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश का प्रिय छंद दोहा है, पर प्रबंध काव्यों में अधिकतर पदड़ियाँ, अडिल, रड्डा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। हिंदी में यह पद्धति परमाल रासो, पद्मावत और रामचरितमानस में मिलती है।
अपभ्रंश में मंगलचारण, काव्य हेतु क्या था, काव्य का उद्देश्य, काव्य हेतु बोलते उसे। विषय वस्तु की महत्ता, कवि का विनम्रता प्रदर्शन, पूर्व कवियों की प्रशस्ति, मतलब कोई भी कवि अपनी रचना करता है तो अपने पहले वाले कवियों को प्रशस्ति गान करता है, मतलब उसकी प्रशंसा ही करता है। नायक के देश और नगर का वर्णन करने की प्रथा प्रचलित है। अधिकांश अपभ्रंश काव्यों में कथा का आरंभ दो व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। कथा कहाँ से आरंभ होती है, दो व्यक्ति आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं, वहीं से कथा आरंभ होती है। कथा शैली के लिए यह पद्धति अनुकूल भी है, फेवरेबल भी है। तो ये था पूरे चैप्टर की समरी।